हम विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 है, चैप्टर 3 है हमारा। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और हम इलेक्ट्रिक करंट में या विद्युत धारा में इसके पहले टॉपिक को पढ़ रहे थे। इसके पहले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा हुआ है हमने। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा है, विद्युत शक्ति के बारे में, विद्युत ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी इसे बहुत ध्यान से देखिए और इसे कोशिश करिए कि आप अपने घर पे प्रैक्टिस करें, जिससे आपके प्रैक्टिस में आ जाए और आपको इजी लगे। बहुत ही इजी तरीके से हमने इसे आपके लिए बनाया हुआ है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो विद्युत धारा चैप्टर से ही रिलेटेड है। और आज के हमारे टॉपिक में सबसे पहला जो है हमारा वो है सेल। आप सभी जानते हैं सेल का यूज तो हर घर में होता है, हमारे डे टू डे लाइफ में भी होता है, चाहे वो घड़ी में लगाना हो या फिर किसी बैटरी वगैरह में। तो जब हम टॉर्च वगैरह में या फिर घड़ी में जब सेल लगाते हैं तो वही सेल को हमें डिफाइन करना है कि वो सेल क्या है। क्या है सेल? सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। आप सभी ने देखा होगा जो सेल होता है वो सेल एक समय तक चलता है, उसके बाद वो घड़ी जो होती है, घड़ी में जो हम पेंसिल सेल लगाते हैं, वो घड़ी जब तक सेल काम करेगा तब तक तो वो घड़ी चलते रहती है। कुछ समय के बाद वो घड़ी क्या हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है और हम कहते हैं कि सेल जो है वो डिस्चार्ज हो गया है। किसी किसी सेल को हम क्या करते हैं, एक बार यूज करते हैं और उसे हम चार्ज नहीं कर पाते। तो आपने शायद कभी देखा हो जब हम उस सेल को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद उसे बहुत सारे ब्लैक ब्लैक कार्बन टाइप के निकलते हैं। तो वो सारे क्या है, केमिकल्स हैं। तो सेल के अंदर जो है वो केमिकल्स, जिसे हम विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, उसे रखा जाता है। जब इसे किसी विद्युत परिपथ में लाया जाता है तो सेल कार्य करना शुरू करता है और उसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो विद्युत ऊर्जा में क्या होने लगती है, परिवर्तित होने लगती है। तो इस तरह से सेल क्या है, सेल एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सेल को हम किसी परिपथ में जब रिप्रेजेंट करते हैं या हमें दिखाना हो कि किसी परिपथ में सेल जुड़ा है तो सेल को दिखाने के लिए हम इस तरह से इसके साइन का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ये प्लस ये माइनस, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक धन इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है जो ऋण इलेक्ट्रोड, प्लस इलेक्ट्रोड एंड माइनस इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से मैंने इसे प्रदर्शित किया हुआ है। ये आपका सेल है। सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, नाम से लग रहा है कि ये कोई बल होगा, लेकिन ये कोई बल नहीं है। विद्युत वाहक बल क्या है, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम में बल जरूर है लेकिन ये बल बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इसका मात्रक न्यूटन है। तो विद्युत वाहक बल है क्या? विद्युत वाहक बल किसी सेल में एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए सेल द्वारा कुछ कार्य किया जाता है और सेल द्वारा यह किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में व्यय होता है और यही ऊर्जा जो है सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ में चलाने के लिए सेल द्वारा किए गए कार्य को ही हम व्यय ऊर्जा कहते हैं और यह जो व्यय ऊर्जा है उसे ही हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। किसी भी परिपथ में सेल के विद्युत वाहक बल के कारण ही आवेश जो होते हैं वो गतिमान होते हैं, आवेश को गति मिलती है इस विद्युत वाहक बल के कारण ही। और जब सेल खुला परिपथ में होता है, खुला परिपथ इट मीन्स जब हम सेल से कोई भी धारा नहीं लेते हैं तो सेल हमारा क्या रहता है, खुला परिपथ। और बंद परिपथ किसे कहेंगे, जब हम सेल से कोई धारा लेते हैं। तो जब हम सेल से कोई भी धारा नहीं लेते हैं तो उस समय सेल जो होता है वो खुले परिपथ में होता है और खुले परिपथ में सेल के अधिकतम विभवांतर को ही हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि हमारा सेल जो है वो खुला परिपथ में हो, अर्थात जब सेल से कोई भी धारा नहीं ली जा रही होती है, तो उस समय सेल के अधिकतम विभवांतर को ही हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तथा विद्युत वाहक बल जो होता है सेल के अंदर माइनस इलेक्ट्रोड से
प्लस इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होता है। इस तरह से सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसे हम कह सकते हैं कि किसी सेल में एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए सेल के द्वारा व्यय ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। यदि हम ये मान लें कि एकांक आवेश Q बराबर मान लेते हैं, एकांक आवेश इट मीन्स 1 कूलम आवेश, और 1 कूलम आवेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य जो कि ऊष्मा के रूप में, ऊर्जा के रूप में क्या होती है, परिलक्षित होती, शो होता है, ये कितना हो, 1 जूल हो। तो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और शॉर्ट में इसे हम EMF भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो E इक्वल्स टू होगा हमारे पास W अपॉन Q। मैंने आपको पहले ही बताया है, हमने W अपॉन Q कहाँ पढ़ा है, जब हम विभवांतर की परिभाषा पढ़ रहे तब भी हमने W अपॉन Q पढ़ा है, विभव पढ़ रहे थे तब भी हमने W अपॉन Q इक्वल्स टू V पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैंने E इक्वल्स टू W अपॉन Q लिया है, वो इसलिए कि जब हम सेल से कोई भी धारा नहीं लेते हैं या सेल हमारा खुला परिपथ में होता है तो उस समय सेल के अधिकतम विभवांतर को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, और E इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब यहाँ पे देखिए हम कितने आवेश को ले जा रहे हैं, एकांक आवेश, एकांक आवेश इट मीन्स 1 कूलम। 1 कूलम आवेश को यदि हम किसी विद्युत परिपथ में चलाएं और चलाने में सेल के द्वारा किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा कितनी हो, 1 जूल हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट या 1 जूल पर कूलम कहलाता है। इसका जो मात्रक होगा, कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो इस तरह से इसका मात्रक जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। तो इस तरह से यदि 1 कूलम आवेश को, यहाँ पे देखिए Q इक्वल्स टू हमने कितना लिया, 1 कूलम, यदि 1 कूलम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य या सेल द्वारा व्यय ऊर्जा कितनी हो, 1 जूल हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट कहलाता है। आया समझ में? तो इसे हम क्या कहते हैं, जब किसी एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर के लिए हम इसे समझ सकते हैं, जैसे हम 2 कॉलम बना लेते हैं, मैं आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ उसे। पहला जो पॉइंट है, एक तरफ हम पहले विद्युत वाहक बल रखते हैं और दूसरी तरफ विभवांतर। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो ये हमारा आएगा ईएमएफ विद्युत वाहक बल और ये आपका आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले मैं ईएमएफ का आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ। ईएमएफ का फर्स्ट पॉइंट जो है या विद्युत वाहक बल, जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात जब सेल से कोई भी धारा नहीं ली जाती है, तो उस समय अधिकतम विभवांतर को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि किसी परिपथ में, फर्स्ट पॉइंट बता रही मैं इसका, किसी परिपथ में एकांक आवेश को चलाने के लिए सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जो दूसरा है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर, तो इसका पहला पॉइंट ये हुआ कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर। तो पहला पॉइंट मैंने इसका बताया, किसी परिपथ में एकांक आवेश को चलाने के लिए सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहा जाता है, जबकि किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। दूसरा इसमें यह है
कि विद्युत वाहक बल जो है परिपथ के अवयवों पर निर्भर नहीं करता। परिपथ के अवयवों पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब ये है कि ये जो है इलेक्ट्रोडों तथा जो विद्युत अपघट्य है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और जो हम इस पे इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, विद्युत अपघट्य ले रहे हैं, तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है और किसी परिपथ के अन्य अवयवों पर निर्भर नहीं करता। जबकि जो विभवांतर है वो बाह्य परिपथ में जुड़े हुए प्रतिरोधों पर निर्भर करता है। तो दूसरा पॉइंट मैंने इसका बताया कि विद्युत वाहक बल जो है वो परिपथ में जुड़े हुए अवयवों पर निर्भर नहीं करता। यह सिर्फ इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी या इलेक्ट्रोडों की प्रकृति तथा विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोडों की दूरी पर और विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। जबकि विभवांतर जो होता है वो प्रतिरोधों पे, बाह्य परिपथ में लगे प्रतिरोधों पर क्या करता है, निर्भर करता है। थर्ड पॉइंट ये है विद्युत वाहक बल में कि विद्युत परिपथ भंग हो जाने पर भी विद्युत वाहक बल जो है वो यथावत बना रहता है, शून्य नहीं होता। जबकि विद्युत परिपथ भंग हो जाने पर विभवांतर का बाह्य परिपथ का जो विभवांतर है वो शून्य हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट ये हुआ कि विद्युत परिपथ भंग होने पर भी विद्युत वाहक बल जो है वो यथावत बना रहता है, एज इट इज बना रहता है, वो शून्य नहीं होता एकाएक। लेकिन अगर हम लेकिन यदि विद्युत परिपथ भंग हो जाए तो उस समय बाह्य परिपथ का विभवांतर जो है वो शून्य हो जाता है। चौथा पॉइंट है इसका कि विद्युत वाहक बल का प्रयोग सेल के लिए, बैटरी के लिए, जनरेटर आदि में किया जाता है और विभवांतर का जो प्रयोग है वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो चौथा पॉइंट मैंने बताया कि विद्युत वाहक बल का जो उपयोग है सेल में, बैटरी में, जनरेटर में इत्यादि में किया जाता है, जबकि विभवांतर का जो प्रयोग है वो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पांचवा पॉइंट ये है कि किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल के कारण ही उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत वाहक बल के कारण ही किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। तो पांचवा पॉइंट मैंने बताया कि विद्युत वाहक बल के कारण ही किसी परिपथ में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि विभवांतर में क्या होगा, धारा प्रवाहित करेंगे। जब हम किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो फिर उस परिपथ में विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इस तरह से हमने देखा विद्युत वाहक बल और विभवांतर में दोनों के बीच में क्या है, अंतर। तो पहला अंतर मैंने आपको ये बताया है कि जब सेल जो होता है वो खुले परिपथ में होता है, अर्थात सेल से जब कोई धारा नहीं ली जाती है तो 1 कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए सेल द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। जबकि विभवांतर क्या है कि किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया है कि सेल जो है, सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो परिपथ के अवयव पर निर्भर नहीं करता है, ये इलेक्ट्रोडों तथा विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है, विद्युत अपघट्यों के बीच की दूरी पे और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर डिपेंड करता है। जबकि विभवांतर जो है बाह्य परिपथ में लगे प्रतिरोधों पर डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट जो है वो मैंने आपको ये बताया कि यदि विद्युत परिपथ भंग हो जाए तो भी विद्युत वाहक बल जो होता है वो यथावत बना रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता और ये एकाएक शून्य नहीं होता है। साथ ही साथ जो विभवांतर है, यदि विद्युत परिपथ भंग हो जाए तो बाह्य परिपथ का विभवांतर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। चौथा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि विद्युत वाहक बल का जो प्रयोग है वो हम सेल में, बैटरी में, जनरेटर इत्यादि में करते हैं, जबकि विद्युत विभवांतर जो है उसका प्रयोग किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और लास्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया है कि विद्युत वाहक बल के कारण ही किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि
किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये हमारा विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच में क्या हो गया, अंतर हो गया। अगला टॉपिक जो है वो है किरचॉफ का नियम। सन 1842 में किरचॉफ ने 2 नियम प्रतिपादित किए हैं जिससे हम जटिल से जटिल परिपथों के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं का वितरण या उसका मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से किरचॉफ का नियम जो है ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इस नियम का प्रयोग जो है वो जटिल परिपथों को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने 2 नियम प्रतिपादित किए हैं। किरचॉफ का नियम, ये 2 नियम है। एक को बोला जाता है जंक्शन रूल, या फिर संधि का नियम, संधि का नियम। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं लूप रूल, या फिर बोल सकते हैं हम इसे बंद पाश का नियम। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो इस तरह से किरचॉफ ने 2 नियम प्रतिपादित किए हैं। पहला नियम जो है वो जंक्शन रूल कहलाता है और दूसरा नियम जो है वो लूप रूल या फिर बंद पाश का नियम कहलाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ देखते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, या हम इसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल में किरचॉफ का पहला नियम या संधि का नियम ये कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। अर्थात किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। लिख रही हूं मैं इसे। इसका जो नियम है, इसका नियम ये कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। 0 होता है अर्थात, या फिर हम इसे लिख सकते हैं किसी संधि पर आने वाली कुल धाराओं का योग संधि से होकर जाने वाली कुल धाराओं के योगफल
के बराबर होता है। किसी संधि पर आने वाली कुल धाराओं का योग संधि से होकर जाने वाली कुल धाराओं के योगफल के बराबर होता है। या तो आप ये भी बोल सकते हैं या फिर इसे बोल सकते हैं, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। मान लेते हैं ये हमारा संधि है O, इस पर हमने एक धारा लिया है I1 जो संधि पर आ रही है, दूसरी धारा इससे जा रही है, I2 धारा इससे बाहर निकल रही है, तीसरी वाली भी इससे बाहर निकल रही है I3, चौथी धारा जो है I4 उसकी तरफ संधि की तरफ आ रही है, पांचवी धारा भी है इसकी तरफ देखिए आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये हमारा संधि हो गया। अब मैंने यहाँ पे पहला वाला जो लिया हुआ है यहाँ पे लिखा है किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। तो इस तरह से यहाँ पे इस संधि पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं हैं I1, I2, I3, I4 और I5 इनका बीजगणितीय योगफल क्या होगा? I1 प्लस I2 देखिए प्लस में नहीं होगा क्योंकि वो संधि से क्या हो रही है, जा रही है। तो I1 माइनस I2, I3 भी संधि से जा रहा है तो ये भी हो जाएगा माइनस I3, I4 संधि की तरफ आ रहा है तो प्लस I4 और I5 भी संधि में आ रहा है या मिल रहा है तो I5 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। इस तरह से यहाँ पे मैं इसे लिखती हूँ I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल्स टू 0। जितनी भी धाराएं संधि पर आती है या मिलती है उसे हम धनात्मक लेते हैं और जो संधि से निकलती है या वापस जाती है उसे हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो इस तरह से इनका बीजगणितीय योगफल जब हम चिन्ह सहित ले रहे हैं तो क्या कहलाएगा, हमारा बीजगणितीय योग कहलाएगा। तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से मैंने पहले वाले को इसे बताया। अगर हम सेकेंड वाले पे इसे देखें तो क्या होगा, किसी संधि पर मिलने वाली धाराएं, कौन कौन सी धाराएं मिल रही देखिए, I1 इस पर आ रहा है, I4 आ रहा है और I5। तो हम इसे लिखेंगे I1 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल्स टू कौन कौन सी धाराएं यहां से बाहर निकल रही है, I2 और I3। तो इस तरह से I2 प्लस I3। अब देखिए हमने बाहर निकाल लिया है ना, तो इस तरह से ये मिलने वाली धाराएं हैं और उस संधि से होकर जाने वाली धाराएं। तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। यदि किसी परिपथ में, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी परिपथ में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो या स्थायी धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस समय ना तो आवेश का संचय किया जाता है और ना ही उसे हटाया जा सकता है। तो इस तरह से किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, ये किरचॉफ का प्रथम नियम आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। उसका ये पालन करता है यदि परिपथ में स्थायी धारा या परमानेंट करंट क्या हो रहा हो, फ्लो हो रहा हो। चलिए अब सेकंड हम देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, लूप रूल जिसे हम कहते हैं, ये भी बहुत मोस्ट आईएमपी थ्योरम है। तो यहाँ पे हम इसका जो नियम है, द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी बंद परिपथ या पाश, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का
परिपथ के विद्युत वाहक बल के या बलों के बीज गणितीय योगफल के बराबर होता है। देखिए थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है अगर हम इसे देखें तो। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में या किसी बंद लूप में, किसी बंद पाश में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के या संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। इसे समझने के लिए हम एक ड्रॉ करते हैं डायग्राम। ये हमने एक सेल लिया E1 जिसका विद्युत वाहक बल हमने ले लिया E1, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे हमने एक रेसिस्टर लिया जिसका रेसिस्टेंस क्या है R1 है। तब A, B, C ये भी हमने एक सेल लिया है, इसका विद्युत वाहक बल क्या ले लिया हमने E2, एक प्रतिरोध लिया है R2 और एक और लूप ले लेते हैं हम E F। देखिए यहाँ पे हमने दो लूप लिए हुए हैं, दो बंद लूप है A B C D और दूसरा वाला है C D E F। यहाँ पे हमने R1 R2 R3 इस परिपथ में तीन प्रतिरोध हैं, दो सेल जुड़े हुए हैं। एक सेल का विद्युत वाहक बल E1 और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या है E2 है। अब यहां से देखिए इससे धारा निकल रही है I1 और इससे धारा निकल रही है I2। तो इस तरह से I1 और I2 दोनों ही मिलके इस प्रतिरोध में जाने वाली धारा I1 प्लस I2। तो इस तरह से यदि हम बंद परिपथ, दो बंद परिपथ है हमारे पास, तो बंद परिपथ A B C D में, पहले वाले बंद परिपथ A B C D में अगर हम देखें और यदि धारा की दिशा हम ऐसे मेजर करें दोनों परिपथों में, मतलब हम इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इस नियम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम धारा की दिशा में ही चल रहे हैं तो हमें A B C D इस परिपथ में या बंद परिपथ में हम इस डायरेक्शन पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा। अब अगर हमें इस बंद परिपथ को जैसे बहने वाली धारा क्या है I1, उसके संगत प्रतिरोध क्या है R1। देखिए हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में क्या धारा है, धारा की दिशा है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ से धारा जो है इस दिशा में आ रही है लेकिन हम उसके अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस I2 और I2 के संगत जो प्रतिरोध है वो क्या हो गया आपके पास I2। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, जब हम इस डायरेक्शन पे चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो यहां से देखिए करंट फ्लो हो रहा है I1, तो I1 हमने करंट लिया, इसके संगत जो प्रतिरोध है वो क्या है R1। दूसरे लूप में जब हम ऐसे गए इसी लूप में, तो ये देखिए हम इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं और धारा जो है इधर बह रही है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो धारा के बहने के अपोजिट डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे I2 और I2 के संगत प्रतिरोध क्या हो गया R2, लेकिन दोनों का डायरेक्शन हमारा अलग है जाने का, इसलिए क्या हो गया माइनस, बराबर
पहले सेल का विद्युत वाहक बल क्या लिया हमने, E1, और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E2, लेकिन दिशा क्या है हमारे जाने की विपरीत है, तो ये हो गया आपका माइनस E2। तो इस तरह से देखिए किसी बंद परिपथ में धारा, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योगफल सेलों के या विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। इसी प्रकार बंद परिपथ C D E F में देखिए, अब हम इस परिपथ में आ गए C D E F, फिर से धारा की दिशा है, इस तरह से मैंने एरो के निशान से रिप्रेजेंट किया हुआ है, हम इस डायरेक्शन पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो धारा बह रही है ये कौन सी धारा है, I2। I2 के संगत प्रतिरोध क्या हो गया हमारे पास, R2, तो I2 R2। फिर देखिए I2 के संगत हमने R2 लिया। अब हम इसी डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में दो धारा बह रही, एक तो I1 आ रहा है और दूसरा I2, दोनों मिलके हो गया I1 प्लस I2, और इसका जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन पे है, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, और इसके संगत जो प्रतिरोध है वो क्या है आपके पास, R3, और जिस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं वो धारा के बहने की ही दिशा है, इसलिए ये आ गया आपका प्लस, इक्वल्स टू इस परिपथ में कोई सेल है, एक ही सेल है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, E2। तो इस तरह से ये हम समीकरण 1 ले लेते हैं और इसे हम समीकरण 2। तो इस तरह से देखिए मैंने लूप के माध्यम से आपको यहाँ पे प्रदर्शित किया है कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है, या संक्षेप में हम इसे लिख सकते हैं समेशन IR इक्वल्स टू समेशन E। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। इस तरह से आज हमने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ देखा है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है, और दूसरा नियम ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज का ये जो वीडियो है किरचॉफ का नियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसका प्रयोग हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे हम, उसमें हम इसका प्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए आप किरचॉफ के नियम को बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़िए। इसका प्रयोग जो है हम जटिल परिपथों को सॉल्व करने के लिए करते हैं, या जटिल परिपथों में जो विद्युत धारा है उसके विभिन्न भागों में प्रवाहित हो रही है उसके लिए हम करते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।